यूपीआई की अपार सफलता के बाद एनपीसीआई अब एक नए हॉरिजन पे कदम बढ़ा रहा है जो है नेट बैंकिंग। अक्टूबर में नेट बैंकिंग 2.0 एनपीसीआई लॉन्च कर सकता है। अब ये जो कदम है कैसे नेट बैंकिंग को चेंज करेगा इस वीडियो में हम समझेंगे। नेट बैंकिंग को लेकर की जो समस्या है सबसे बड़ी वो क्या है और इस नेट बैंकिंग 2 के आने के बाद वो समस्या कैसे सॉल्व होगी वो भी हम डिटेल में समझेंगे। तो ये जो पूरा सिस्टम है नेट बैंकिंग 2.0 यूपीआई की तरह ही इंटरऑपरेबल बनने वाला है और एक तरह का स्टैंडर्ड बनने वाला है जिसकी वजह से सारे कंज्यूमर्स, मर्चेंट, बैंक सभी को फायदा मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए। इस तरह की वीडियोस मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नेट बैंकिंग 2.0 आखिर है क्या। तो इसे कौन लॉन्च कर रहा है? तो एनपीसीआई की ही सब्सिडरी है, एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड एनबीबीएल। तो ये इसे लॉन्च करने जा रहा है। एनपीसीआई की सब्सिडरी एनबीबीएल, आपने नाम तो सुना होगा। और ये लॉन्च होने वाला है आरबीआई गवर्नर के जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है अक्टूबर 2025 में, उसमें ये लॉन्च होने वाला है। और ये कौन सी समस्या को सॉल्व करेगा? क्या अभी नेट बैंकिंग नहीं हो पा रही है? नहीं हो तो पा रही है, आप पैसा ट्रांसफर कर पा रहे हैं। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि बहुत सारे जो पेमेंट एग्रीगेटर हैं जैसे रेजर पे, कैश फ्री, बिल डेस्क, ये सब आप कभी पेमेंट करेंगे कुछ सामान खरीदते हुए, कहीं पर भी फीस जमा करते हुए अगर आप पेमेंट करते हैं तो इनमें से ही किसी का नाम आता होगा। तो इनको क्या करना पड़ता है, हर एक बैंक से टाई अप करना पड़ता है सेपरेटली। सब अलग अलग बैंक से जो है टाई अप करते हैं। अगर ऐसा समझिए कि रेजर पे का किसी XYZ से बैंक से टाई अप नहीं है और आप कहीं से सामान खरीद रहे हैं जहाँ पे रेजर पे जो है एक पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पे है और आप वहाँ पे नेट बैंकिंग यूज करने जा रहे हैं और उसका टाई अप ही नहीं है या फिर मर्चेंट का टाई अप नहीं है, तो वो आपकी पेमेंट हो ही नहीं पाएगी, उस रूट से जा ही नहीं पाएगा, पेमेंट फेल हो जाएगी। तो ऐसे में इस तरह का जो सिस्टम आएगा ना, जो पूरा इंटरऑपरेबल होगा और यूपीआई की तरह सबको एक ही जगह पे कनेक्ट करके रखेगा। अभी इसको समझ लेते हैं कि कैसे काम करेगा, कैसे एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनेगा, एक सेंट्रल स्विच की तरह ये काम करेगा नेट बैंकिंग 2.0। और यहाँ पर ये जो शुरुआत होने वाली है अक्टूबर 2025 से, इसमें जो बैंक्स इंक्लूड किए जा रहे हैं वो हैं एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये 4 बैंक हो सकते हैं जो कि इसके साथ पहली बार लाइव जाएंगे। और आपको पता है ये चारों ही बैंक जो है, खास तौर पे 3 बैंक तो बड़े बैंक हैं। आने वाले समय में तो इसके साथ धीरे धीरे करके और भी बैंक ऐड होते रहेंगे। अभी इनके साथ ना एक पायलट प्रोजेक्ट की इनकी शुरुआत होगी और ये देखा जाएगा कि पेमेंट सही से काम कर रहा है, कोई कमी है तो उसको सुधारा जाएगा। तो ये काम कैसे करेगा? अब मान लीजिए आप कस्टमर हैं, आप कोई पेमेंट इनिशिएट करते हैं। अब ये पेमेंट का मतलब आप कहीं शॉपिंग करें ऑनलाइन या फिर आप कहीं फी पेमेंट करें या किसी तरह की पेमेंट आप कर रहे हैं, वहां पर आपको नेट बैंकिंग आप पेमेंट मेथड के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसमें होगा क्या कि नेट बैंकिंग जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो ट्रेडिशनल तरीका होता है ना कि आप नेट बैंकिंग सेलेक्ट करेंगे, फिर अपना बैंक आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद वो आपके बैंक की वेबसाइट पे लेकर के जाएगा, वैसे ना जा करके ये पास होगा नेट बैंकिंग 2.0 स्विच के थ्रू। मतलब कि आप नेट बैंकिंग सेलेक्ट करेंगे। अब आपकी नेट बैंकिंग जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे बैंक ऑथराइजेशन के लिए केवल वेबसाइट का ही लिंक नहीं खुलेगा, बल्कि बैंक की जो ऐप है या फिर वेबसाइट, दोनों में से कुछ भी आप चूज कर सकते हैं, वो आपके लिए ओपन होगी। और इसमें आप जो है अपने सिर्फ लैपटॉप या वेबसाइट के माध्यम से नहीं बल्कि एक डायनामिक क्यूआर कोड भी इसमें जनरेट होगा जिसके माध्यम से आप स्कैन करके पेमेंट कर पाएंगे अपनी बैंक से। मतलब होगा नेट बैंकिंग ही, आप क्यूआर कोड के जरिए भी स्कैन करके कर पाएंगे और जैसे नेट बैंकिंग होता है वैसे भी आप कर पाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि ट्रांजेक्शन जब कंप्लीट होगा तो पेमेंट आपका कंफर्म हो जाएगा, सेंट्रलाइज पेमेंट से ही सब कुछ होगा। तो एक ही जगह से सारी चीजें होंगी और एक ही जगह से जब सारी चीजें कनेक्ट हो रही हैं, अलग अलग कनेक्शन नहीं लेना पड़ेगा, मतलब सबसे जाकर के अलग अलग एग्रीमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो पेमेंट काफी फास्ट भी होगी, फेलियर के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। तो इसे आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको रेजर पे का जैसे एग्जांपल दिया, मान लीजिए रेजर पे है, उसने बहुत सारे बैंकों के साथ ना अपना एग्रीमेंट कर रखा होगा कि आप पेमेंट करना है तो हमारा आपके साथ एग्रीमेंट होगा। तो अगर कोई भी आप पेमेंट करेंगे जिसमें रेजर पे को आप पेमेंट गेटवे के तौर पे चुनते हैं, तो अगर इन सारे बैंक के साथ आप पेमेंट करेंगे तब तो पेमेंट हो जाएगी। लेकिन कोई एक ऐसा बैंक मिल जाए जिसके साथ अभी रेजर पे का यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो उसकी पेमेंट होने में दिक्कत होगी। तो ऐसे में जब इस तरह का प्लेटफॉर्म आ जाएगा तो वो क्या करेगा, ये जो नेट बैंकिंग 2.0 है ये एक ही प्लेटफॉर्म होगा। इसी प्लेटफॉर्म से सारे बैंक जुड़ जाएंगे, जितने भी बैंक हैं
जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और ये तो उम्मीद है कि सारे ही बैंक लगभग करेंगे जैसे यूपीआई में कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ सारे जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं वो भी ऐड हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, हर एक पेमेंट एग्रीगेटर को अलग से जाकर के हर एक बैंक के साथ कोई टाई अप नहीं करना होगा, बल्कि सारे बैंक और सारे जो पेमेंट एग्रीगेटर हैं इसके साथ जब जुड़ जाएंगे तो होगा क्या कि अगर एक पेमेंट एग्रीगेटर है तो सारे उसके जो बैंक होंगे वो ऑपरेबल हो जाएंगे। तो सारे एग्रीगेटर्स को अलग अलग बैंक के पास नहीं जाना पड़ेगा, सारे बैंकों को अलग अलग एग्रीगेटर से नहीं कांटेक्ट करना पड़ेगा। एक ही प्लेटफॉर्म जो कि नेट बैंकिंग 2.0 है उसके साथ ये जुड़े रहेंगे। और इसके बाद क्या होगा कि अगर कोई कस्टमर आता है, अब वो चाहे जो भी पेमेंट एग्रीगेटर उसके माध्यम से पेमेंट करेगा, तो वो जो भी पेमेंट एग्रीगेटर है उसको सारे ही बैंक एक्सेसिबल होंगे, सारे बैंकों के जरिए वो पेमेंट हो पाएगी। फेलियर के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। फेलियर के चांसेस मतलब रहते हैं वो किसी वजह से हो सकते हैं, सर्वर लोड की वजह से हो सकते हैं, कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से हो सकते हैं, लेकिन इसलिए फेलियर नहीं होगा कि उसका टाई अप नहीं है, उसका एग्रीमेंट नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पे जो बहुत सारे जो मर्चेंट होते हैं ना, उनके साथ भी होगी कि वो भी सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे जुड़े। मर्चेंट का मतलब जैसे आप बड़ी बड़ी वेबसाइट से देखते हैं, अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, सब मर्चेंट्स होते हैं, तो ये भी इसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहेंगे। तो उनको भी जाकर के अलग अलग एग्रीगेटर के साथ ना टाई अप नहीं करना है कि हमें रेजर पे के साथ करना है और हमें इसके साथ करना है, एक ही प्लेटफॉर्म से जुड़े रहेंगे। तो ये सब लोग एक ही तरीके से कैटर हो पाएंगे। तो ये इसका क्या होगा, मेन बेनिफिट है कि एक प्लेटफॉर्म जैसे यूपीआई है, आपको लगता होगा या कई बच्चों को या कुछ लोगों को नहीं पता होगा, उनको लगता होगा गूगल पे अलग है, पेटीएम अलग है, फोन पे अलग है। नहीं, वो यूपीआई सिस्टम एक ही है। मतलब जो बैकबोन है, जो कह सकते हैं पीछे का प्लेटफॉर्म, वो एक ही है। इनके ऊपर सबने अपनी अपनी अलग ऐप बना रखी है। मतलब ऐसा समझिए कि स्ट्रक्चर तो एक है, सबके कपड़े अलग अलग पहन रखे हैं सबने। तो कोई गूगल पे है, कोई फोन पे है, कोई पेटीएम है, लेकिन सारे जो कनेक्शन है वो यूपीआई के थ्रू ही हो रहे हैं। सारे जो पेमेंट एग्रीगेटर हैं इस तरह के, वो एक से यूपीआई से जुड़े हैं, और इसी के साथ सारे बैंक भी यूपीआई से जुड़े हुए हैं। तो आपके पास चाहे गूगल पे है, आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं किसी भी बैंक में। ऐसा नहीं है कि आप केवल एक ही बैंक में पेमेंट कर पाएंगे, किसी भी बैंक में कर पाएंगे, क्यूआर कोड स्कैन करके या फिर जो वीपीए है उस एड्रेस का इस्तेमाल करके। तो ऐसे ही अब नेट बैंकिंग में भी होगा। फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, तो आपको इसके फीचर और बेनिफिट समझ में आ गए होंगे। इंटरऑपरेबिलिटी इसमें होगी, मतलब कि हर एक मर्चेंट और पेमेंट गेटवे सारे पार्टिसिपेटिंग बैंक के साथ जुड़ पाएगा एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो इसकी वजह से चाहे रेजर पे का किसी के साथ आपका एग्रीमेंट है कि नहीं है, अमेजॉन का किसी बैंक के साथ या किसी एग्रीगेटर के साथ, जो पेमेंट एग्रीगेटर है उसके साथ एग्रीमेंट है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें खत्म ही हो जाएंगी और सारे नेट बैंकिंग 2.0 से ही जुड़ जाएंगे। तो नेट बैंकिंग 2.0 पे जो उपलब्ध होगा वो सबके लिए उपलब्ध होगा। इससे जो पेमेंट के डिलेज हैं वो भी काफ़ी कम हो जाएंगे। जैसा मैंने कहा, जब एक ही जगह से सारे एक स्विच की तरह वो काम करेगा तो फास्टर पेमेंट होगी, और जिसकी वजह से जो रिकन्सिलिएशन है मर्चेंट्स के लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो पाएगा। और इससे जो नया पेमेंट का फ्लो होगा, मतलब जैसे पहले होता था कि आप मोबाइल पे अगर आपने नेट बैंकिंग सेलेक्ट करी है तो आपके वेबसाइट पे ही जाएंगे, लेकिन अब क्या होगा कि आप मोबाइल ऐप के जरिए भी, इसके आने के बाद मोबाइल ऐप के जरिए भी क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। इसका रेगुलेटरी सपोर्ट भी है कि आरबीआई जो है इसके लिए पूरी तरीके से काम कर रहा है। इसका जो आरबीआई का पेमेंट विजन 2025 है उसके तहत, ताकि जो नेट बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी और अच्छा बनाया जा सके, उसको ज़्यादा रिलायबल बनाया जा सके और लोग उस नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म से भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन की, जैसे अभी जो करंट नेट बैंकिंग सिस्टम है और जो आने वाला है उसमें क्या यहाँ पे अंतर होगा। तो जो इंटीग्रेशन मॉडल है अभी तो क्या है, मल्टीपल 1-to-1 इंटीग्रेशन है। मतलब एक जो पेमेंट एग्रीगेटर है वो जाकर के डिफरेंट डिफरेंट बैंक से जो है पहले जाकर के टाई अप करता है, फिर जो मर्चेंट है वो जाकर के अलग अलग पेमेंट एग्रीगेटर से टाई अप करता है। क्यों भाई, हो सकता है कि किसी पेमेंट एग्रीगेटर का किसी खास बैंक के साथ एग्रीमेंट ना हो, तो उसको एक और पेमेंट एग्रीगेटर चाहिए जिसका उस बैंक के साथ हो, ताकि उस मर्चेंट के द्वारा जो कस्टमर की पेमेंट है कभी फेल ना हो, है ना। क्योंकि कस्टमर प्राप्त करना ही बड़ा मुश्किल है, पेमेंट फेल हो जाए तो फिर और भी मुश्किल है। तो इन सब के लिए फिर जो मर्चेंट है वो अलग अलग जो जा करके पेमेंट एग्रीगेटर से करेंगे। आने वाले समय में नेट बैंकिंग 2.0 में ये सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होंगी, मर्चेंट भी, बैंक भी, पेमेंट एग्रीगेटर भी। तो एक ही जगह पे सब लोग कनेक्ट होंगे तो बड़े आसानी से स्ट्रीमलाइन हो पाएगा पूरा प्रोसेस। कस्टमर पेमेंट का फ्लो क्या होगा, अभी तो रीडायरेक्ट होते हैं बैंक की वेबसाइट पे पेमेंट अप्रूवल के लिए, नेट बैंकिंग के लिए बात हो रही है सारी। और आने वाले समय में क्या होगा कि ये रिडायरेक्ट होंगे बैंक के मोबाइल
ऐप या फिर वेबसाइट पे। और ये आपका ऐप बेस्ड अप्रूवल भी हो पाएगा, मतलब आसानी से आप क्यूआर कोड के जरिए भी पेमेंट कर पाएंगे। डिवाइस की फ्लेक्सिबिलिटी, अभी जो नेट बैंकिंग है वो ज़्यादातर आपका वेब बेस्ड ही चलता है, मोस्टली ज़्यादातर डेस्कटॉप फोकस्ड होता है। आने वाले समय में ये मल्टी डिवाइस फ्लो पे काम करेगा, डायनेमिक क्यूआर कोड वगैरह रहेगा। मर्चेंट एग्रीगेशन की बात अगर करें तो मर्चेंट को हैंडल करने पड़ते हैं मल्टीपल एग्रीगेटर रिलेशनशिप, मैंने बताया उसका रीज़न क्या है। और ऐसा भी होता है कई बार किसी एक पेमेंट एग्रीगेटर का सर्वर अगर सही से नहीं काम कर रहा है या कोई टेक्निकल ग्लिच है तो उसको दूसरे पेमेंट एग्रीगेटर चाहिए ताकि उनकी वेबसाइट्स और जो उनका बिजनेस है हर समय चलता रहे। आने वाले समय में जो मर्चेंट होंगे वो कनेक्ट हो पाएंगे केवल एक ही प्लेटफॉर्म पे, तो इससे क्या होगा कि सारे बैंक के साथ कनेक्टिविटी हो पाएगी। सेटलमेंट एंड रिकन्सिलिएशन का इसमें प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाता है और कई बार एरर और डिलेज अभी देखने को मिलते हैं। आने वाले समय में जब एक ही सिस्टम से सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये थोड़ा फास्ट भी होगा, स्टैंडर्डाइज होगा, मतलब ऐसा नहीं कि हर एक बैंक के लिए अलग अलग प्रोसेस, हर एक पेमेंट एग्रीगेटर के लिए अलग अलग प्रोसेस होगा, ऐसा नहीं होगा। वो फिर नेट बैंकिंग 2.0 का जो प्रोसेस होगा सब पे लागू होगा। ट्रांजेक्शन फेलियर भी अभी के समय क्या है, ज़्यादा है। आने वाले समय में ये उम्मीद है कि ये कम हो जाएगा, मतलब जब कंपैरिजन किया जा रहा है नेट बैंकिंग 2.0 से तब ये ज़्यादा है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये है अभी और आने वाले समय में क्या अंतर है वो। ये इम्पोर्टेंट इतना इसलिए क्यों है क्योंकि वर्तमान समय में जो नेट बैंकिंग है वो रफली 10 to 15% जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैं उसको हैंडल करता है। यूपीआई इसमें डोमिनेट करता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लगभग 50% या उससे ज़्यादा जो पेमेंट है वो यूपीआई के माध्यम से होती है। तो अगर देखा जाए तो ये जो नया सिस्टम है इससे इसके आने के बाद जो नेट बैंकिंग के थ्रू जो पेमेंट है उसमें काफ़ी इजाफा देखने को मिलेगा, मतलब उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी और हो सकता है कि जो मार्केट शेयर है नेट बैंकिंग का वो भी बढ़ेगा। इससे जो ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ हैं, डिजिटल मर्चेंट्स हैं, इसके अलावा जो ज़्यादा पेमेंट जहाँ पे ली जाती है वो सारे जो मर्चेंट्स हैं वो सारे बहुत बेनिफिट इससे प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पे आपके मन में भी सवाल आएगा कि सर जब यूपीआई इतना सक्सेसफुल हो रहा है तो बजाय उस सिस्टम को और सपोर्ट करने के हम नेट बैंकिंग को क्यों इतना सोच रहे हैं कि हम इसको सुधारने पे लगे हुए हैं। तो देखिए इसके पीछे का रीज़न ये है, एक तो हमारे पास पेमेंट का सिर्फ एक ही माध्यम नहीं होना चाहिए कि यूपीआई है और यूपीआई में अगर कोई कमी आ रही है तो फिर हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन उपलब्ध ना हो, तो ये नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास अलग अलग पेमेंट के माध्यम होने चाहिए। दूसरी बात, यूपीआई किसके लिए बेहतर है, जो स्मॉल ट्रांजेक्शन्स हैं और जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले ट्रांजेक्शन्स हैं कि आप 2, 4, 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए के ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हैं, क्योंकि यूपीआई की लिमिट अभी बढ़ गई है, उस पर भी एक वीडियो में लेकर के आऊँगा कुछ ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो आप वैसे ट्रांजेक्शन्स अगर करना चाहते हैं तो उनके लिए यूपीआई बेस्ट है। ज़्यादातर लोगों के लिए 1 लाख से कम के अमाउंट के लिए ज़्यादातर सामानों पर यूपीआई बेस्ट है, वहाँ पर वो हो पाता है। लेकिन जब बात 1 लाख से ऊपर के सामानों की होती है, 5-10 लाख के सामान की होती है, जैसे आपको कोई फीस जमा करनी है, आपको कोई ज़्यादा हाई टैक्सेस पे करने हैं, आपको कोई बहुत बड़ा सामान खरीदना है, आपको गाड़ी खरीदनी है या फिर कुछ ज़्यादा महंगा सामान खरीदना है, तो ऐसे में यूपीआई सपोर्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे में नेट बैंकिंग ही काम में आती है। और नेट बैंकिंग काम में आती है तो ऐसे में नेट बैंकिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आगे आने वाले समय के साथ साथ वो इम्प्रूव नहीं होगा तो फिर ये पीछे रह जाएगा और आने वाले समय में लोगों का जो एडॉप्शन है नेट बैंकिंग से वो भी कम होता रहेगा। तो इसीलिए नेट बैंकिंग को भी और इम्प्रूव किया जा रहा है, इसको और थोड़ा हैजल फ्री बनाया जा रहा है, इसको और फास्ट बनाया जा रहा है, जिससे नेट बैंकिंग के माध्यम से भी जो पेमेंट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाए। तो ये थी पूरी न्यूज़। आई होप आपको इसको सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जब ये अक्टूबर 2025 में लॉन्च होगा तो इसके ऊपर एक और वीडियो में बनाऊंगा कि उस समय की अपडेट क्या निकल के आ रही हैं, जब एक्चुअल लॉन्च हुआ है तो उसमें क्या कुछ परिवर्तन है, कुछ और बैंक बढ़े हैं, वो मैं आपको बनाऊंगा। तो आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोज़ आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। बहुत सारी मैंने इस तरह की करंट अफेयर की वीडियोज़ बना रखी हैं, प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।